जय हिंद मेरे सभी भाइयों को। ते कने क्या हाल चाल सारे दोस्तों दा सरी छुआ ठीक मेरे भाई। स्वागत करता हूँ आप सभी का आज की क्लास में। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त जो हैं वो बढ़िया होंगे, अपनी अपनी जगह फिट होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और साथ ही में जो आपका मेन मकसद इस टाइम पे है, मेन मोटिव जो है, उस पे भी आप खरे उतर रहे होंगे, उसके लिए भी मेहनत कर रहे होंगे। तो आज की क्लास जुड़ चुके हैं हम सभी दोस्त एक साथ। तो बता दीजिएगा सबसे पहले कि आवाज वगैरह जो है सभी दोस्त क्लियर आ रही है। तो हम अपनी क्लास जो है फिर स्टार्ट करेंगे। बढ़िया, चलिए आई थिंक ऑल सेट है। ठीक है ठीक है, चलिए तो बहुत बढ़िया। बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए करते हैं अपनी आज की क्लास शुरू। हम जैसे कि आप सभी को मालूम है लास्ट क्वेश्चन के साथ करते हैं। तो आपका आज की लास्ट क्लास का क्वेश्चन है कि चेनाब रिवर जो है, चेनाब रिवर जो है उसका ओल्ड नेम जो है सभी दोस्त बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ताकि आपकी तैयारी का पता चल सके कि पढ़ के भी आ रहे हो कि खाली नाम से ही देख रहे हो। ठीक है, तो चेनाब का ओल्ड नेम जो है जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी दोस्त आंसर देंगे। और इसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो भी सभी दोस्त ज्वाइन कर लेंगे। तो बढ़ते हैं आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओजोन लेयर विच एब्जॉर्ब हार्मफुल सोलर यूवी रेज इज फाउंड इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओजोन लेयर जो है आप सभी को मालूम है किसके लिए फेमस है। ठीक है, ओजोन लेयर जो है वो यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है। यूवी रेज अल्ट्रा वायलेट रेज हैं जो अर्थ पर डायरेक्ट नहीं पहुंच पाती हैं। किस वजह से? ओजोन लेयर की वजह से। अगर इन केस यूवी रेज जो हैं वो सीधी धरती पे आने लग पड़े, अनमोल, मीनाक्षी, सलाम, तालिब, सभी दोस्तों को गुड इवनिंग, सपना स्टूडियो सभी दोस्तों को गुड इवनिंग, मोस्ट वेलकम वेलकम है आप सभी दोस्तों का। चलिए तो ठीक है, यूवी रेज की हम बात कर रहे हैं। अगर यूवी रेज जो है मेरे भाई वो सीधी डायरेक्ट जो है वो धरती पे आने लग पड़े, तो इससे बहुत सारे स्किन के रिलेटेड डिजीज जो हैं, रोग जिन्हें हम कह सकते हैं, वो होने लग पड़ेंगे। ठीक है, ये हमारी स्किन के लिए, जहां आप कह सकते हैं बॉडी के लिए ठीक नहीं है। तो ये अल्ट्रा ओजोन लेयर जो है इसको रोकता है। तो इन्होंने सिंपल सा पूछा है कि ओजोन लेयर जो है वो कौन सी लेयर में आती है। आप सभी को मैं ट्रिक एक बता चुका हूं, ठीक है, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि लेयर्स कैसे याद करनी है। ट्रस्ट मी इन द एग्जाम करके लिखवाई थी। बहुत बढ़िया, बारामूला से भी कुछ भाई जुड़े हैं हमारे साथ। गुड इवनिंग सभी दोस्तों को, बहुत बढ़िया। तो ओजोन लेयर की मेरे भाई बात की जाए तो ओजोन लेयर जो है ये सेकंड लेयर में आती है। तो सेकंड लेयर जो है वो कौन सी है? स्ट्राटोस्फीयर। कौन सी है? स्ट्राटोस्फीयर जो है ये सेकंड लेयर है, इसमें ओजोन लेयर आती है। इसके सिवा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है लेयर्स के रिलेटेड कि रेडियो वेव्स जो है वो कहां से रिफ्लेक्ट होती हैं। रेडियो वेव्स कहां से रिफ्लेक्ट होती हैं? साथ साथ में नोट्स करते जाएं, नोट बना रहे हैं तो नोट करते जाएंगे, यहां स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा फिजिक्स के रिलेटेड इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो आइनोस्फीयर जो है, ठीक है, आइनोस्फीयर जो है मेरे भाई, आइनोस्फीयर जो है ये रिफ्लेक्ट करती है रेडियो वेव्स को। ठीक है, ये रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है। तो रेडियो वेव्स जो हैं, रेडियो वेव्स के ऊपर स्पेशली क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं मार्क करके पहले बता रहा हूं आपको। रेडियो वेव्स के ऊपर जो है वो क्वेश्चन बनता है। रेडियो वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की कैटेगरी में भी लाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, दूसरा जो है इन्हें नॉन मैकेनिकल भी कहते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव्स कहा जाता है। और तीसरा इन्हें ट्रांसवर्स वेव भी कहा जाता है, ट्रांसवर्स वेव भी कहा जाता है। इनके ऊपर क्वेश्चन किस तरह से बनेगा कि सीधा मेंशन किया होगा कि रेडियो वेव्स जो है इनमें से कौन सी हैं, एक कोई आंसर दिया होगा और बाकी तीन ऑप्शन अलग से दिए होंगे। ठीक है, ये तीन नाम जो है मेरे भाई याद रख लेंगे। और रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट कहां से होती हैं? आइनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होती हैं। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसका आंसर जो है स्ट्रेटोस्फीयर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से इनकरेक्ट, जो गलत है, उस स्टेटमेंट को हमें बताना है। ठीक है, गलत स्टेटमेंट जो है उसे हम बताना है। ये स्टेटमेंट है बायोगैस के रिलेटेड, या फिर जिसे हम गोबर गैस भी कहते हैं। बायोगैस, गोबर गैस एक ही नाम रहेगा। ठीक है मेरे भाई, तो उन्होंने बोला है कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो है बायोगैस का वो मीथेन होता है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि मेन जो है वो मीथेन होता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अप टू 70%, 70% तक जो है मीथेन जो है वो बायोगैस में पाया जाता है, इसमें कोई दो राय
नहीं है, ठीक है। बायोगैस जो है ये एक रिन्यूएबल गैस है, ये रिन्यूएबल सोर्स कह सकते हैं, रिन्यूएबल सोर्स आप इसे कह सकते हैं बायोगैस को, ठीक है। और इसमें मेन जो है वो 70 मीथेन है, मीथेन जो कि 70% तक पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इन्होंने लिखा है गोबर गैस जो है ये क्रॉप्स और वेजिटेबल के वेस्ट से, ठीक है, डीकंपोज करके ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो है वो बनती है। ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्रॉप्स का या वेजिटेबल वेस्ट का इसमें कोई रोल नहीं है। वेजिटेबल वेस्ट से क्या बनता है, बर्मी कंपोस्टिंग जो है वो बनता है, ठीक है। तो ये जो है ये गलत हो जाएगी, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। आगे इन्होंने लिखा है कि बायोगैस रिन्यूएबल है, बिल्कुल सही है, ठीक है। प्लांटिंग मोर ट्रीज इज एनकरेज टू क्लीन इन्वायरमेंट, अगर हम ज्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तो उससे इन्वायरमेंट, वातावरण जो है वो शुद्ध होगा, साफ होगा, ये भी बात सही है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि गलत दिया हुआ है, क्योंकि उन्होंने पूछा यही है, इन्होंने क्या पूछा है कि इनकरेक्ट इनमें से कौन सा, इनमें से गलत कौन सा है। बहुत बढ़िया, बहुत सारे दोस्तों के जो है वो साथ साथ में आंसर्स भी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेल डन, ठीक है। ट्राई कीजिए मेरे सभी दोस्त, रिक्वेस्ट आप सभी से कि अगर आपको आंसर आते हैं और साथ साथ में ट्राई कीजिए, आंसर देते जाएंगे आप सब। और इसके साथ साथ अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बायोटिक कम्युनिटी में प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हैं वो कौन से होते हैं। बायोटिक कम्युनिटी, बायोटिक कम्युनिटी मतलब हमें मान लो जीव जंतु जो भी हो गए, सारा किंगडम जो हो गया वो हो गया बायोटिक, ठीक है। तो उनमें प्राइमरी जो है वो कौन से होते हैं, प्राइमरी कौन होंगे, जो भाई प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स जो होंगे वो प्राइमरी होंगे, बेसिक सी बात है, ठीक है। तो प्रोड्यूस कौन करते हैं, सबसे पहले आ जाएगा घास, ठीक है। जैसे घास होता ना, सबसे पहले घास होगा, ये एक टाइप से आप फूड साइकिल समझ लो। सबसे पहले ग्रास हो गया, ठीक है, ग्रास को फिर कोई और खाएगा, इंसेक्ट खाएंगे, इंसेक्ट को फ्रॉग, फ्रॉग को आगे ईगल खाएगी, ऐसे ऐसे करके ये एक साइकिल हो गया, ठीक है। तो इसमें जो है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन से होंगे हमारे आंसर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्निवोरस की। कार्निवोरस कौन से होते हैं, कार्निवोरस वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या खाएंगे कार्निवोरस, मीट खाएंगे। हर्बीवोरस जो है, हर्बीवोरस कौन से होते हैं, जो नॉन वेज होते हैं ना, नॉन वेज, जैसे हमारी गाय हो गई, कऊ हो गई, गोट हो गई, ठीक है, ये हो जाएंगे नॉन वेज में। हर्बीवोरस, नॉन वेज नहीं, हर्बीवोरस बोलिए तो ठीक रहेगा इसके लिए। तो ये हर्बीवोरस में हो गए। कार्निवोरस में आगे लायन आ गया, ठीक है, टाइगर आ गया, ये ऐसी चीजें। और ओमनीवोरस कौन से होते हैं, वो मिक्स होते हैं, ओमनीवोरस मिक्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए। ह्यूमन बींग्स क्या करेंगे कि जैसे पालक का पत्ता हो गया, हरी सब्जियां वगैरह वो भी खा लेते हैं, मीट होगा, मांस मछली होगी वो भी खा लेंगे। या फिर एनिमल्स के तौर पे देखा जाए तो डॉग हो गया, ठीक है। डॉग जो है वो दोनों की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। उसको नॉर्मल खाना दोगे, चपाती रोटी दोगे वो भी खा लेगा, मीट दोगे तो वो भी खा लेगा। क्लियर, चलिए। तो इसमें प्राइमरी कौन से हो जाएंगे, प्राइमरी आएंगे हमारे हर्बीवोरस, कौन से, ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया, हर्बीवोरस जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड का इनमें से कौन सा पार्ट है। गोंडवाना लैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सभी दोस्तों को मालूम होना चाहिए कि है क्या चीज। गोंडवाना लैंड को सुपर कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुपर कॉन्टिनेंट भी इसे गोंडवाना लैंड को कहा जाता है, ठीक है। एक नंबर, ये गोंडवाना लैंड वर्ड जो है ये उस टाइम से यूज किया गया है कि जब सब लैंड्स जो है वो यूनाइटेड थी। जैसे अभी वर्ल्ड मैप कैसा ना कि ऐसा ऐसा बिखरा हुआ है, कोई जमीन कहीं पे है, कोई कहीं पे है, उस टाइम ये सब जो है वो एक साथ जुड़े हुए थे ऐसे, ठीक है, ये अलग नहीं थे उस टाइम पे। तो उस टाइम को जो टाइम पीरियड था उसे कहा जाता था गोंडवाना लैंड। तो बात करते हैं इसमें कौन कौन से थे। एक नंबर पे इंडिया था, दूसरे नंबर पे साउथ अफ्रीका, तीसरे पे साउथ अमेरिका, और फोर्थ नंबर पे ऑस्ट्रेलिया था, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि यूरोप कॉन्टिनेंट, आप बोलोगे कि सर यूरोप कॉन्टिनेंट से कुछ नहीं लिया, तो यूरोप कॉन्टिनेंट जो है वो इसमें नहीं था, ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट इसमें नहीं था। तो चलिए आंसर बताएंगे इसमें अभी। बहुत बढ़िया अनमोल मोहम्मद तालिब, बहुत बढ़िया, वेल डन वेल डन। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, साउथ अमेरिका जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया है कि ये जो है कंट्रीज जो हैं ये इसका पार्ट रहे हैं। बहुत बढ़िया, उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे होंगे। किसी भाई को कोई डाउट रह जाएगा तो आप बता सकते हैं बेझिझक, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मेड इन इंडिया स्पोर्ट्स कार रेडी। ठीक है, भारत की पहली मेड इन इंडिया स्पोर्ट्स कार का नाम बताइए भाई। जो तो कुछ ऑटोमोबाइल से रिलेटेड इंटरेस्टेड होंगे बच्चे वो तो डेफिनेटली जो है उम्मीद करूंगा कि आंसर दे देंगे, नाम बता देंगे। ठीक है, बताइए जल्दी से। स्कॉर्पियो है महिंद्रा की, सफारी है, या फिर बोलेरो है, या फिर डीसी एवेंटी है। ठीक है, देखिए स्पोर्ट्स कार लिखा हुआ है, स्पोर्ट्स कार लिखा हुआ है, तो स्पोर्ट्स कार किस टाइप की होती हैं? जैसे फरारी हो गई, लैम्बोर्गिनी हो गई, ठीक है, और भी बहुत सारी होती हैं। उस कैटेगरी की जो गाड़ियां होंगी वो होंगी स्पोर्ट्स कार में आएंगी। स्कॉर्पियो आप सभी ने देखी है, ठीक है, सफारी आप सभी ने देखी होगी, ब्लेरो आप सभी ने देखी होंगी। ये जो है ये तीनों गाड़ियां स्पोर्ट्स की कैटेगरी में इसमें नहीं आएंगी। ठीक है, वो स्पोर्ट्स में आएंगी वो छोटी छोटी, ये अलग टाइप के आ जाएंगी। तो डीसी एवेंटी जो है, ठीक है, डीसी एवेंटी जो है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ये फर्स्ट था, इन्होंने फर्स्ट बोला है, फर्स्ट, क्योंकि ये स्कॉर्पियो फरारी ये तो उस सफारी बोलेरो ये तो लेटेस्ट हैं, ठीक है, ये तो अभी अभी के हैं। तो डीसी एवेंटी जो है ये बिल्कुल सही आंसर है, जो कि 2012 से लेके 2020 तक चली थी। ठीक है, 2012 से लेके कब तक चली थी? 2020 तक। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट इंडियन मेडिकल अवार्ड गिवन इन इंडिया इज। इंडिया की मेडिकल की फील्ड में, चिकित्सा की फील्ड में, ठीक है, जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड है वो किसे दिया गया है? इंडिया हाईएस्ट मेडिकल अवार्ड गिवन टू, किसको दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है मेरे भाई। तो डॉक्टर बीसी रॉय जो है, डॉक्टर बीसी राय, ऑप्शन नंबर ए, इनको जो है वो दिया गया है। किसको? डॉक्टर बीसी रॉय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is the second longest glacier located in हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर जो है वो कौन सा है? देखिए सिविलियन अवार्ड्स और गैलेंट्री अवार्ड्स ये मैं करवा चुका हूं, इसके रिलेटेड किसी भाई को कोई डाउट तो नहीं है? अगर है तो बता दीजिए जल्दी से, मैं लिखवा देता हूं। अगर क्लियर है तो हम ये क्वेश्चन करते हैं। सिविलियन अवार्ड्स और गैलेंट्री अवार्ड्स मालूम है सभी दोस्तों को? सीक्वेंस मालूम है उनका? यस और नो, यस और नो, जल्दी से। बहुत बढ़िया, जस्ट नो में बता देंगे सभी दोस्त। जब कोई क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूं ना लाइव के दौरान, ठीक है, लाइव का मीनिंग यही है कि भाई लाइव इंटरेक्शन हो, ताकि आपके जो सवाल हो, मेरे जो सवाल हो, हम एकदम से पूछ सकें और एकदम से आंसर आ सके। ठीक है, चलिए ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तो बात करते हैं इसकी सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर की। सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश का कौन सा है? तो बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट की, सबसे बड़ा कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जो है ये सबसे बड़ा है। ठीक है, कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर जो है ये सबसे बड़ा है। रिपीट, हाँ 1 मिनट में करता हूं रिपीट, ठीक है, ये क्वेश्चन करने के बाद। सियाचिन सबसे बड़ा है, और सेकंड नंबर पे जो है वो है बारासिगरी। कौन सा? बारासिगरी जो है, बारासिगरी ग्लेशियर, ये सेकंड नंबर पे लॉन्गेस्ट है। क्लियर? ये भी कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में है। चलिए देखो, सुनो, सिविलियन अवार्ड्स और उसका सुन लो गैलेंट्री अवार्ड्स का, ठीक है, ध्यान से देखो। सिविलियन अवार्ड्स, और सिविलियन अवार्ड्स में 4 आते हैं। बेसिकली कितने आते हैं? 4। सबसे ऊपर आता है भारत रत्न। अगर पूछा जाए कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, तो भारत रत्न है। सेकंड हाईएस्ट कौन सा है? तो पद्मा विभूषण। विभूषण नाम याद रखिए, भूषण भी है और एक विभूषण भी है। थर्ड हाईएस्ट है पद्मा भूषण, ठीक है, थर्ड है पद्मा भूषण, और फोर्थ जो है वो है पद्मश्री। पद्मश्री। ये 4 सिविलियन अवार्ड्स हैं। याद हो गए? लिख लो जल्दी से, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। चलो तो अब लिखते हैं कौन से? गैलेंट्री अवार्ड्स। गैलेंट्री अवार्ड्स सबसे पहला और सबसे हाईएस्ट जो है वो कौन सा है? परमवीर चक्र। अगर पूछ ले कि हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड जो है वो कौन सा है, तो परमवीर चक्र जो है वो हाईएस्ट है। सेकंड नंबर का पूछ ले तो अशोक चक्र। थर्ड नंबर का पूछ ले तो महावीर चक्र। फोर्थ नंबर का अगर पूछ ले तो कीर्ति। 5वें नंबर पे पूछ ले तो वीर, और छठे नंबर पे पूछ ले तो शौर्य। ये चीजें जो है ये मेरे भाई बहुत ही बेसिक नॉलेज है ये, ठीक है, आपको ये फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? फिंगर टिप्स पे आपको होनी चाहिए। जैसे आप मैथ्स की क्लास करोगे ना, मैथ्स अगर आप पढ़ने लगोगे तो सबसे पहले आपको स्क्वायर आने चाहिए 20 से 25 तक, कम से कम 30 तक मान लो। तो वैसे ही अगर आप जीके जीएस पढ़ रहे हो तो ये कुछ जो बेसिक चीजें हैं ये भी मेरे भाई आपको होनी चाहिए, आनी चाहिए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ इंडिया वाज एशिया फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इस्टेब्लिश। पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है, एशिया की बात की जा रही है यहाँ पे, इंडिया की नहीं, एशिया का, ठीक है। तो एशिया का जो है ये फर्स्ट कौन सा रहेगा? चेन्नई, गुजरात, कांडला या फिर कोचीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आपको लिखवाता हूं, लिखिए कांडला पोर्ट के बारे में लिखिए। कांडला पोर्ट, इसका आंसर भी यही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बना कब था? 1965, ठीक है। ये एशिया का फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट क्या होता है? यहां से हम सामान भेजते हैं बाहर, इंपोर्ट होता है हम सामान लेते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डाउट क्लियर दोनों बाय, ठीक है। अब इसके द्वारा, इसके बाद ये आता कहां पे है मेरे भाई? तो ये आता है गुजरात में। कहां पे आता है? गुजरात में आता है। इसमें एक्सपोर्ट होता क्या है? मेनली, मेनली जो है इस पोर्ट से क्या एक्सपोर्ट होता है? वो होते हैं ग्रेन्स, अनाज जो है वो एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। गेहूं, चावल, मकई, जो भी चीजें अनाज में आएंगी वो होंगी। अब मेन सुनिए, बात कर ली जाए बिगेस्ट पोर्ट की, तो वो कौन सा है? अगर क्वेश्चन में आ जाए कि बता दो भाई बिगेस्ट पोर्ट जो है वो कौन सा है, तो मुंबई का, ठीक है। कौन सा है? मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट जो है ये बिगेस्ट है। तीसरे नंबर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ओल्डेस्ट बता दीजिए, सबसे पुराना बता दीजिए कि कौन सा है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, ये ओल्डेस्ट है। ये कहां पे है? ये है कोलकाता में, कोलकाता में। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गई होंगी आपको चीजें, कांडला पोर्ट से रिलेटेड भी, और बिगेस्ट पोर्ट मुंबई पोर्ट, ओल्डेस्ट पोर्ट श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए जल्दी से इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग सल्फर टू रबर इज कॉल्ड। अगर हम रबर जो होता है, नेचुरल रबर निकलता है, वो केरला की साइड आई थिंक निकलता है, पेड़ों से निकालते हैं, उसमें अगर हम सल्फर को डालते हैं, ऐड करते हैं उसमें, तो वो प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है? ठीक है, तो उसे कहते हैं, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताएंगे, वल्केनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी। क्या कहेंगे उसको? वल्केनाइजेशन उस प्रोसेस को कहेंगे, वो एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें कि रबर को कन्वर्ट करते हैं किसी मटेरियल में, जो इलास्टिक मटेरियल होते हैं ना, ठीक है, जो थोड़े लचीले भी हों, खींचने में भी हों, इलास्टिसिटी जिनकी ज्यादा होती है, उन टाइप के मटेरियल्स में जो है ये सल्फर डाला जाता है, रबर में डाला जाता है उस टाइप के प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। और रबर जो है वो हीटेड रबर रहता है। कौन सा रहता है? हीटेड रहता है। हीटेड रबर में जो है इसको डाला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। सभी दोस्त ट्राई किया करो साथ साथ में आंसर देने की, क्योंकि यहीं से अगर आप देने लगोगे ना आंसर, तो आपको कई बार क्या होता है ना कि ऐसे बंदे को देखते ही ऐसे कॉन्फिडेंस आता है, हाँ यार यही होगा, कई बार आता भी नहीं होता, तो यही होगा। तो इसलिए बोलता हूं कि साथ साथ में कोशिश किया करो, आंसर जो है वो देते जाया करो। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए भाई, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। दिस सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट ऑफ इंडिया वाज इन विच ईयर। सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट जो है ये किस वर्ष में हुआ था? सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट के साइड बाय एक और मूवमेंट जो है चला था, उसके ऊपर मोस्टली क्वेश्चन पूछते हैं। मोस्टली क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि अलोंग साइड जो है, अलोंग साइड सिविल डिसोबिडेंस के कौन सा मूवमेंट जो है वो चल रहा था, ये क्वेश्चन पूछेंगे बना के। तो वो चल रहा था साल्ट मार्च। क्या चल रहा था? साल्ट मार्च, या फिर आप कह सकते हैं साल्ट सत्याग्रह। क्या कह सकते हैं? सॉल्ट मार्च या फिर सॉल्ट सत्याग्रह आप इसे कह सकते हैं। बात करें सॉल्ट मार्च के डेट की, तो 12th ऑफ मार्च 1930 जो है इसके डेट थी। कब थी? 1930 में। तो ऑप्शन नंबर देख लेंगे कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें सही होगा। सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट जो है इसके अलोंग साइड चल रहा था, तो इसका आंसर भी जो है हम यही देंगे, ठीक है। 1930 जो है हम इसका आंसर रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई, बहुत बढ़िया होगा। इसमें था क्या, ठीक है, इसमें था क्या कि सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट जो है वो चला क्यों था? साल्ट मार्च के बाद ही चला। ये क्यों चला था? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो है, महात्मा गांधी ने अपने कुछ 11 डिमांड्स रखे थे। कितने? 11 डिमांड्स। याद रखो, याद रखो 11 डिमांड्स। जो जो चीज स्क्रीन पे आपकी लिखी जाती है उसको नोट्स बना के अच्छे से लिख लिया करो मेरे भाई, इंपॉर्टेंट होता है वो। 11 डिमांड्स जो है महात्मा गांधी ने रखी थी ब्रिटिशर्स के आगे सॉल्ट मार्च के दौरान, बट उनको जो ब्रिटिशर्स का रिस्पॉन्स था वो पॉजिटिव नहीं लगा,
ठीक है, तो इस वजह से जो है महात्मा गांधी ने फिर सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट किया था। सॉल्ट मार्च, डांडी मार्च, सॉल्ट सत्याग्रह, आप कुछ भी कह सकते हैं, ये एक कॉमन नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग लोकेटेड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग लोकेटेड इन विच प्लेस? बहुत बढ़िया, तो कहां पे रहेगा? बिल्कुल सही आंसर इसका रहेगा जयपुर। क्या रहेगा आंसर? जयपुर। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही रहेगा। जयपुर कहां पे आता है? जयपुर आता है राजस्थान में। जयपुर को एक और नाम से जाना जाता है, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अगर बात सिटीज की हो रही है तो एक अलग से क्वेश्चन हो जाए, ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन मैं पहले भी पूछ चुका हूं, ग्रुप पे भी मैंने जीके के क्वेश्चंस डाले थे, तब भी ये क्वेश्चन जो है वो वहां पे शेयर किया था। जल्दी से बताएगा कोई मेरा भाई, ब्लू सिटी जो है वो किसे कहा जाता है? ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? चलिए चलिए, आप इसका आंसर दीजिए, तब तक मैं आपको बता दूं, नेशनल इंस्टीट्यूट जो है, इसके फाउंडर जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग का, इसके फाउंडर हैं राहुल बिश्नोई। राहुल बिश्नोई, रवि बिश्नोई नहीं, राहुल बिश्नोई, ठीक है, याद रखना। बहुत बढ़िया। ऑप्शंस क्या देने हैं भाई इसमें? कल ही तो करवाया आपको, परसों ये क्वेश्चन। देखो, अगर आपको अभी भी चीजें रिमाइंड करने में जरूरत पड़ रही है ना, तो मेरे भाई ये बात सच है कि आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, मेरा कोई नुकसान नहीं है। रिवीजन करोगे आपको बेनिफिट, नहीं करोगे आपको लॉस। मेरा कोई नुकसान नहीं है, मेरा कोई फायदा नहीं है, ठीक है। यूनिफॉर्म मिलेगी आपको, मिलेगी नहीं मिलेगी आपको नहीं मिलेगी। सो बेटर है कि अभी आपके पास टाइम है, अपॉर्चुनिटी है, इसको जाया मत कीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय एपीजे अब्दुल कलाम? एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा इनमें से कौन सी बुक जो है वो नहीं लिखी गई है? बहुत ही फेमस बुक है ये, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इनके ऊपर ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते रहेंगे। विंग्स ऑफ फायर, ये सभी बच्चों को मालूम होगा, अब्दुल कलाम ने लिखी है। यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम, ठीक है, अब्दुल कलाम की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसको थोड़ा होल्ड करेंगे, ये भी जो है अब्दुल कलाम की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है मेरे भाई, ये किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। किसने लिखी है? जे एल जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। और 14 नवंबर को जो है इनका डे आता है, जिस डे को चिल्ड्रन डे के रूप में भी मनाया जाता है। किस दिन के रूप में मनाया जाता है? चिल्ड्रन डे के रूप में इनको मनाया जाता है। अगर बात करें जवाहरलाल नेहरू की कुछ और बुक्स की जो कुछ और इंपॉर्टेंट है, तो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, ये भी इनकी पुस्तक है, ठीक है। लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, लेटर फ्रॉम अ फादर लिख ही देता हूं, लिख लो, लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, ठीक है। राइटिंग का थोड़ा बहुत यार इश्यू रहता है, इतना क्लियर जो है वो नहीं लिख पाता हूँ, स्क्रीन छोटी होने की वजह से, तो साथ साथ में इसीलिए जो है मैं बोलता जाता हूँ, ठीक है। तो आप सभी दोस्तों से उम्मीद करूंगा कि आप सुने उस बात को ध्यान से और साथ साथ में लिखते जाएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दे मेरे भाई, जितने भी 8-10 भाई देख रहे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार सभी दोस्त थोड़ा सा प्यार दिखाते हुए वीडियो को लाइक कर देंगे और हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। The first language to be conferred the status of a classical language in India. इंडिया में पहली लैंग्वेज जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला था, इंडिया में, ठीक है, कहां में? इंडिया की बात की जा रही है। तो सबसे पहले जो स्टेटस मिला था, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। तो सही आंसर जो है वो रहेगा तमिल। तमिल लैंग्वेज को जो है सबसे पहले स्टेटस मिला था क्लासिकल लैंग्वेज का, ठीक है। किस वर्ष में मिला था? 2004 में। फिर उसके बाद तमिल के बाद सेकंड नंबर पे आ जाएगी संस्कृत, आ जाएगी, जिसको कि 2005 में स्टेटस मिला था। और तीसरे नंबर पे जो है यहां पे मेंशन नहीं है, तेलुगु एंड कन्नड़ा, तेलुगु और कन्नड़ा, जिनको कि 2008 में जो है क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस जो है, दर्जा जो है वो मिला था, ठीक है। सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज थी जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला था? तो लैंग्वेज थी तमिल। हमारे शेड्यूल में टोटल लैंग्वेजेस कितनी हैं? तो टोटल है 22 लैंग्वेजेस, 22 लैंग्वेजेस आर देयर इन, ठीक है, पूरा ही लिख लो।
शेड्यूल में टोटल हैं 22 लैंग्वेजेस हैं। बहुत बढ़िया, वेल डन वेल डन, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेज 6 और क्लासिकल डांस कितने हैं? क्लासिकल डांस जो है वो भारत के वो कितने हैं? कोई बच्चा जल्दी से बताएगा। जो कुछ क्वेश्चन पूछता हूं उसका आंसर जल्दी से एकदम फटाक से आना चाहिए, ताकि पता चले कि प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है आपका, एकदम से क्लिक कर पाती हैं चीजें आपके दिमाग में कि नहीं। ऑप्शन दे रहा हूं, 6 7 8 9। क्लासिकल डांस कितने हैं? 6 7 8 9, बताइएगा जल्दी से। तब तक हम अगला क्वेश्चन करते हैं। द करेंसी ऑफ ग्रीक बिफोर 2001 वाज, 2001 से पहले ग्रीक जो है देश, उसकी करेंसी क्या थी? 2001 से पहले ग्रीक की करेंसी क्या थी? यूरो, द्रामचा, स्टर्लिंग या फिर सेंट? क्लियर है? क्वेश्चन आपको समझ आ गया? तो जल्दी से बताएंगे कि ग्रीक की करेंसी जो है वो 2001 से पहले मेरे भाई क्या थी। तो ग्रीक की बात करते हैं 2001 से पहले, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही रहेगा। ड्रमचा जो है ये ग्रीक की करेंसी थी। अगर करंटली बात करें अभी कौन सी है, तो अभी आती है यूरो। क्या आती है? यूरो जो है वो अभी आती है। स्टर्लिंग की बात करें तो ये किसकी है? ये है इंग्लैंड की। स्टर्लिंग कहां की करेंसी है? इंग्लैंड की। सेंट्स जो हैं ये यूएसए में होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में 1 2 रुपया होता है, वैसे वहां पे सेंट्स होते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। उम्मीद कर रहा हूं कि क्वेश्चंस आपको अच्छे से सभी दोस्तों को समझ आ रहे होंगे। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहती है कि रिव्यू मेरे भाई जरूर दिया करें कि क्लास जो है आपको कैसी लगती है। क्लास जब खत्म हो जाए उसके बाद 1 मिनट का टाइम निकाल के कमेंट बॉक्स में रिव्यू याद से दे दिया करें कि क्लास आपको कैसी लगती है, क्वेश्चन समझ आते हैं पढ़ाए हुए कि नहीं आते हैं। अगर कोई चेंज की जरूरत आपको लगती है तो वो भी आप बता सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि इंडिया जो है डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका मेंबर जो है वो सदस्य जो है वो कब बना था? डब्ल्यूटीओ का सदस्य जो है वो कब बना था भारत? तो 1995, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, 1995 को भारत जो है वो डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुमकर एचईपी जो है ये कितना जो है वो प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, इसकी कैपेसिटी क्या है? इंडस रिवर के ऊपर है, तो इसकी कैपेसिटी जो है, बहुत बढ़िया, जल्दी से आने जाएंगे, तो इसकी कैपेसिटी है 45 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। 45 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी ऑफिशियली शो की गई है। ऑप्शंस में एक में 4 लिख लीजिए। ठीक है, 45 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। ये कहां पे है? इंडस नदी के ऊपर है। इंडस नदी के ऊपर है। इसके सिवा और कुछ जो डैम्स हैं हमारे भारत में, ठीक है, हमारे भारत बोल रहा हूं, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, हमारे जम्मू कश्मीर में और कुछ डैम्स, उनका नाम लिखें और रिवर्स भी साथ साथ में लिखते जाएंगे। बगलीहार डैम जो कि आ जाएगा चेनाब रिवर के ऊपर। चेनाब का मैंने आपसे पूछा था, जल्दी से मेरे को आंसर दो कि चेनाब का ओल्ड नेम जो है वो क्या था। किसी बच्चे ने आंसर नहीं दिया। चेनाब का ओल्ड नेम क्या है? फिर दूसरा आ जाएगा दुल्ला हस्ती, ये भी चेनाब रिवर के ऊपर है। ठीक है, और एक है पक्कल धुल, मरुसुधर पे है। ठीक है, ये जो है ये बिगेस्ट है जे का, ये जे का बिगेस्ट डैम रहेगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर अभी दिया है कि अस्किनी जो है वो चेनाब रिवर का ओल्ड नेम था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले आपका 1 मिनट लेना चाहूंगा कि आप सभी दोस्तों को बता दूं, जैसे कि आप सभी की डिमांड थी कि सर जेकेपी कांस्टेबल के लिए हमें पीडीएफ वगैरह या कुछ मटेरियल प्रोवाइड करवा दें। तो इसके लिए जो प्रैक्टिस सेट हैं वो बनाए हुए हैं। जो कुछ भाई लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। अगर जो इंटरेस्टेड हैं वो ले सकते हैं। इसके सिवा इंडियन आर्मी के जो बच्चे हैं, अगर इंडियन आर्मी का लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, आप ले सकते हैं एक बहुत ही मिनिमल से कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, महाबलेश्वर टेम्पल जो है पहलगाम में जो है वो किस गॉड को समर्पित है? ठीक है, किस गॉड को समर्पित है? मां काली को, शिवा को, कृष्णा को या फिर विष्णु को? तो इसका सबसे पहले हम लिखेंगे आंसर, तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, शिवा को, लॉर्ड शिवा, गॉड शिवा को है। ठीक है, ये टेम्पल जो है ये फेमस किस लिए है? ममलेश्वर टेम्पल जो है, यहाँ पे बोलते हैं भगवान गणेश जो है उनको एलिफेंट का जो सर दिया गया था वो वहीं पे दिया गया था। ठीक है, लिख लीजिए, गणेशा गॉट एलिफेंट हेड
देयर, ठीक है, वहां पे उनको एलिफेंट का सर जो है वो दिया गया था। अब मेन बात आती है कंस्ट्रक्शन की, या फिर आप सिंपल लिखिए बिल्ट लिखिए, ठीक है, बनाया किसके द्वारा गया था, ठीक है, बनाया किसके द्वारा गया था ये, बहुत बढ़िया। तो इसकी ना इसमें सबसे पहले पांडवास मेंशन रहेंगे, पांडवास रहेंगे क्योंकि उन्होंने वहां पे शिवा का शिवालिंगम होता है ना, शिवलिंगम, ठीक है, वो रखा था, शिवालिंगम रखा था। फिर उसके बाद टेम्पल जो है, टेम्पल जो मेन बनाया था, टेम्पल बनाया था जय सिम्हा ने, जय सिम्हा ने टेम्पल बनाया था, ठीक है, जो कि लोहारा डायनेस्टी से थे, लोहारा डायनेस्टी से थे। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एमटीएस की पीडीएफ नहीं होगी मेरे भाई, फिलहाल मेरे पास आर्मी की, आर्मी अग्निवीर उसकी पीडीएफ रहेगी और जेके पुलिस कांस्टेबल की रहेगी। लेटेस्ट पैटर्न पे रहेंगी मेरे भाई, जो कुछ भाई इंटरेस्टेड हैं, लेना चाहते हो, बुक्स की जगह मैं बोल सकता हूं आपको गारंटी से कि वो लेने की जगह वो ले लीजिए, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बेनिफिशियल होंगी आपके लिए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास जो थी, आज की क्लास के क्वेश्चंस जो है वो हो चुके हैं मेरे भाई। अगर किसी भाई का कोई डाउट बच गया हो, कोई क्वेरी हो, तो जल्दी से बता सकते हैं, अदरवाइज हम अपनी आज की क्लास को दी एंड करेंगे, ठीक है। और साथ साथ में आप सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई एडिशनल चार्ज नहीं लगता है। और जो कुछ भाई हमारे साथ नए जुड़ते हैं, जिनको और भी वीडियोस देखने होंगे, हमारी क्लासेस देखनी होंगी, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे मेरे भाई। बहुत बढ़िया। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का बने रहने के लिए, हमारे साथ अंत तक विश्वास बनाए रखने के लिए। यही विश्वास जो है अंत तक बनाए रखिएगा, यकीनन आपको सफलता की राह दिखाएंगे। तो मिलेंगे कल फिर से कुछ नए क्वेश्चंस के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मेरे भाई इजाजत। जय हिंद, जय भारत।